नमस्ते। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में घोसी उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस बात के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि अखिलेश यादव के पीडीए ने इंडिया गठबंधन में घोसी के बहाने एक नई उम्मीद पैदा कर दी है? क्या घोसी उपचुनाव के बाद यह बात तय मान लेनी चाहिए कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पीडीए इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के चुनाव में अब ज्यादा कारगर होगा? क्या है वोटों का समीकरण? अलग अलग जातियों का वोट करने का रुझान क्या है? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दावे के मुताबिक ये जातियां गोलबंद हो जाएंगे जिन्हें अखिलेश यादव पीडीए के तहत अपना मान रहे हैं? अखिलेश यादव की रणनीति उसके लिए क्या है? इन्हीं कुछ सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले घोसी उपचुनाव। घोसी उपचुनाव में चुनाव तो हो रहा था, एक विधानसभा का उपचुनाव, और उसका परिणाम आप लगातार देख रहे होंगे कि तकरीबन 42,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होती है। दीगर बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी इसमें कैंडिडेट नहीं उतारी थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी न होने का फायदा घोसी के मतदाताओं के मत व्यवहार से यह दिख रहा है कि वो इंडिया गठबंधन को हुआ। तो एक सूत्र तो यहां से यह निकल रहा है कि मायावती जी ने एक संकेत कर दिया है कि भाई दोनों तरफ के लोगों, हमारी अहमियत देख लो। आप गौर करेंगे कि पिछले चुनाव में तकरीबन 52,000 वोट बसपा के प्रत्याशी को घोसी में मिले थे और इस बार की जीत 42,000 की है। इंडिया गठबंधन को भी अगर ये बात समझ में आ जाए कि जो मायावती जी के कैंडिडेट न होने के नाते जो वोट शेयर है तकरीबन 20-22% का, उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी की तरफ। और यहां से कुछ लोगों ने सूत्र जोड़ लिया कि पीडीए भारी पड़ रहा है, और उसके बाद एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मायावती जी जो कि हार्ड बार्गेनर हैं, चुनाव के करीब तक वो अपने लोगों को, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक एक कयास इस घोसी उपचुनाव के बाद लगाया जा रहा है कि कुछ खेल और बदलेगा। बहरहाल, क्यों ना इस बात का विश्लेषण करें कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। वो जब पीडीए कहते हैं तो क्या पीडीए के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तीनों एकजुट होकर वोट दे देंगे? क्या वो एक जगह वोट देते आए हैं? बीएसपी और बीजेपी इनके बीच कैसे काम कर रही है और क्या सेध लगाएगी, इसको एक बार सोचना समझना जरूरी है। अगर आप गौर करेंगे तो आपके सामने एक आंकड़ा, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं 2022 के विधानसभा चुनाव का। इस आंकड़े पर थोड़ा सा गौर करना जरूरी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट 83% थे बीजेपी को, जो 89% बीजेपी को 22 में मिले। ये सीएसडीएस और लोकनीति का आंकड़ा है। यहीं से मैं आपको एक सूत्र समझाने की कोशिश कर रहा हूं और डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वाकई पीडीए इंडिया के साथ एनडीए पर भारी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को 7% मिले थे 2017 में, 22 में 6% मिले। राजपूत यानी ठाकुर वोट, जिनका कुल आबादी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7% ब्राह्मण, 7% ठाकुर हैं, उसका 70% 2017 में बीजेपी को मिला था। और जाहिर सी बात है, जब 22 के चुनाव में यह तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद अपने को ठाकुर होने पे प्राउड भी करते हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो वोट परसेंट बढ़ गया। लगभग 17% का इजाफा आप पाएंगे। सीएसडीएस लोकनीति का आंकड़े, पूरा टेबल उसी की है। और बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी को कम मिला था। अब यहां से खेल समझते हैं। जाट वोटर 38% जो 2017 में बीजेपी के साथ थे, वो 54% 22 में हुए, और 57% जो 17 में थे वो घटकर 33% है। और
जयंत चौधरी की मजबूती, कुछ सीटों के तालमेल और उन सब की वजह से 22 के चुनाव में जो गलती हुई थी, इन्होंने पश्चिम में जयंत को मजबूत करके राज्यसभा भेज करके जाटों के बीच एक मैसेज देने का काम किया समाजवादी पार्टी ने कि जयंत चौधरी को हमने पूरी तरह से साथ रखा है। तो ये जो 37% का गैप आया, यानी 33% ही केवल सपा को वोट मिला, अगर 24 में पीडीए के साथ जाट वोटर का यह जो 17 से 20% इजाफा भी अगर हो गया, तो यह अखिलेश यादव इस पर कारगर, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। यादवों का वोट और कंसोलिडेट हुआ। 2022 के लोकसभा चुनाव में 83% यादवों का वोट सपा को मिला है और 24 के चुनाव में अखिलेश यादव की कोशिश ये होगी कि हम इसे 90 तक पहुंचा पाए। जैसे ब्राह्मणों का 89% वोट बीजेपी को मिला है। कुर्मी वोट बैंक, यहां एक चीज समझने वाली है और फिर से गौर करिएगा। 5% आबादी कुर्मी की, सीएसडीएस लोक नीति कह रहा है 11% यादव, 5% कुर्मी, 5 से 6% हो सकते हैं। तकरीबन 66% कुर्मी वोट बीजेपी को गया था और 25% कुर्मी वोट 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया और लगातार उनको आगे करके एक जाति जनगणना का सवाल हो या रामचरितमानस का विवाद, गौर करेंगे उसी के समय अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर इस बात का बयान दिया कि ये शूद्र अगर ढाल न बने तो आप कभी सरकार में नहीं आओगे। और एक बैकअप मिला स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने बयान से और उससे मौर्य बिरादरी में जो एंटी बीजेपी वोटर है वो कंसोलिडेट होता है। तो जो कुर्मी वोट केवल 25% अगर सपा को मिला है, अगर इसमें 15-20% का भी इजाफा होता है तो यहां भी पीडीए मजबूत होने की गुंजाइश है और अखिलेश यादव लगातार इस पर काम कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने जाति जनगणना के सवाल को जोड़ने का काम किया। कोयरी मौर्य, कुर्मी के साथ कोयरी मौर्य कुशवाहा सैनी, तो कुर्मी अपना दल कमेरावादी और दूसरी तरफ पल्लवी पटेल लगातार उनकी सक्रियता है, वो वैचारिक लोग हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुर्मी, कोयरी, ये जो कुशवाहा, मौर्य, सैनी, ये लगभग 22% जो वोट था, अब इसमें भी इजाफा करेगा तो 22 से 25% कुर्मी, कोयरी और ये दोनों वोट परसेंट मिला ले तकरीबन 10-11% वोट बैंक है। फिलहाल ये 60% तक बीजेपी की तरफ है, 60 to 65%, और अखिलेश यादव पीडीए के जरिए यहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसमें 15 से 20% का इजाफा हुआ तो कुर्मी वोटर कई सीटों पर, कुर्मी कोयरी वोटर बहुत तेजी से अपनी भूमिका निभाएंगे। अदर बैकवर्ड 16%, सीएसडीएस का आंकड़ा कह रहा है कि 66% अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 23% यूपी में 22 के विधानसभा चुनाव में सपा को वोट दिया। और आप गौर करेंगे कि जाटवों का वोट 10% लगभग सपा को मिला है और गैर जाटो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो 8% वोटर हैं उसमें 23% वोट सपा को मिला। घोसी उपचुनाव में यही ओबीसी, अदर ओबीसी 16%, जाटव और एससी मिलाकर के, ये अदर जाटव, ओबीसी और एससी मिलाकर के तकरीबन ये 19%, और कुर्मी, कोयरी, कश्यप, मल्ला, निषाद, इन तीनों चारों को मिला दे तो तकरीबन 15%। इन जातियों का वोट कंसोलिडेट करने के लिए अखिलेश यादव ने लगातार अपने संगठनों में इन लोगों को अहम भूमिका निभाने की एक जिम्मेदारी दी है। जाति जनगणना जैसा सवाल उठाया और इस सवाल के जरिए वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अति पिछड़े समुदाय के वोटरों को अपनी तरफ शिफ्ट कराया जाए। अब गौर करिए कि 32% का समाजवादी पार्टी का अब तक का 22 का प्रदर्शन है, 32% वोट शेयर, ये सबसे ज्यादा है। और इस 32% के वोट शेयर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो उसके बाद इन्हें ये बात समझ में आ गई, 19 के गठबंधन, 22 के गठबंधन के बाद वो लगातार अंबेडकरवाद और लोहियावाद को जोड़कर साधने की कोशिश कर रहे हैं। और घोसी उपचुनाव से हम बहुत दूर तक इस सूत्र को इसलिए नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा
बसपा नहीं लड़ी थी वहां। लेकिन यहां मैं एक सूत्र देख रहा हूं कि अगर बसपा लड़े और बसपा का वोटर अगर स्वाभाविक तौर पर बसपा के न होने पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने की बजाय सपा के वोटर के साथ खड़े होकर उसके कैंडिडेट को जिता रहा है, तो यहां पीडीए तो खेल कर रहा है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा है कि 5 किलो अनाज, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये अति पिछड़ी, अति दलित, महादलित जातियां जो बिहार में एक टर्म चलता है उनमें ज्यादा है। तो अगर आपको ये लाभार्थी समूह का वोटर जोड़ लें तो सबसे ज्यादा तो ये बीजेपी की शिफ्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने इनको वोट दिया कई भी वजहों से, तो 24 के चुनाव में ये एक अहम भूमिका निभाई। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कौन सी रणनीति पर काम करना होगा? पहली बात, वो कौन सी रणनीति पर काम कर रहे हैं और कहां वो अभी उन्हें और काम करने की जरूरत है। रणनीति नंबर 1, समाजवादी पार्टी लगातार लोक जागरण अभियान चला रही है और लोक जागरण अभियान में लगातार वो जाति जनगणना के मुद्दे पर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित जातियों के लोगों के आरक्षण के खत्म किए जाने पर, संविधान के बदले जाने पर, ये प्रमुख मुद्दों को सामने रख करके कह रही है कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी तभी सबका साथ, सबका विकास होगा। और यहां बीजेपी को एक चैलेंज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना चाह रहे हैं। तो भाई आप अगर सबका साथ, सबका विकास करना चाह रहे हैं तो पीडीए पूछ रहा है कि हमारी भागीदारी कितनी है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कितने, हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने, कचहरी में वकील और जज कितने, हमारे बिजनेस व्यापार में हमारे व्यापारी कितने, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने, हमारे डीएमएसपी कितने। और जैसे ही ये बात अगर जनता तक पहुंच गई और दूसरी तरफ वो लगातार इस बात की रणनीति उठा रहे हैं जो एक जमाने में ओम प्रकाश राजभर बोला करते थे, 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में हमारी सीटें क्यों खाई गई। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, अगर कह रहा था कि रिजर्वेशन 4.81% मिला, तो वो कौन खाया? कौन है जो संविधान बदलना चाह रहा है? कौन है जो निजी सेक्टर को बढ़ाते जा रहा है और सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को खत्म करने पर आमादा है? अगर ये जागरण वाकई जनता तक गया तो ये जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट जातियों के अगर 15 से 20% वोटिंग फ्लोटिंग वोट है, वो शिफ्ट होता है। उसको अगर नरेंद्र मोदी के सामने धर्म हावी हो गया तो वो उनकी तरफ चले गए और उन्होंने बड़ी मात्रा में उनको बीजेपी को सीटें दी और बीजेपी वहीं पर काम करना चाह रही है। और बीजेपी जानती है कि जब हम 1 जनवरी के आसपास 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन कराएंगे, शिला पूजन के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में, और अभी तो और खबरें आ रही हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अब गांव गांव जा करके राम मंदिर के मुद्दे पर शोभा यात्रा निकालेगा, तमाम तरह के काम करेगा। और जो ये जातियां हैं जिनमें शिक्षा कम पहुंची, जागरूकता कम पहुंची है, हिस्सेदारी कम मिली है और इनको भड़का दिया गया है कि बसपा तो केवल जाटों की पार्टी है, सपा तो केवल यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, तो बीजेपी फिर से अपने उसी ट्रैक पर जाकर के पूरे चुनाव को, 24 के चुनाव को कम्युनल और रिलीजियस ग्राउंड पर लड़ने की कोशिश करेगी। अब इसके सामने चैलेंज अगर बनना है पीडीए को, तो पीडीए को और कारगर तरीके से आम जनता तक इस मैसेज को ले जाना होगा कि अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो आसान भाषा में क्या आप लोगों को समझा पाएंगे कि 250 रुपए टमाटर अगर महंगा हुआ तो पीडीए के ऊपर कितना असर हुआ और नॉन पीडीए के ऊपर कितना असर हुआ। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सारे मुद्दों को, किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, अगर इन मुद्दों को पीडीए से जोड़ने में समाजवादी पार्टी कारगर हुई, जैसे उनकी देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा चल रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के सामने एक ही विकल्प है कि वो ग्रास रूट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ग्राम पंचायत के लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके हर जाति समुदाय के लोगों के बीच इस बात का मैसेज दे कि बीजेपी संविधान को कैसे खत्म कर रही है, महंगाई कैसे बढ़ा रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ा रही है, खेती किसानी पर क्या उसने किया। अगर उन जातियों के बीच यह चेतना पैदा हुई
जो उनके अंदर आधी चेतना पैदा हो चुकी है। घोसी के चुनाव से अगर आपको ये परिणाम देखने को मिले तो राजभर के कहने पर राजभर ने एक मुश्त वोट उन्हें नहीं दिया, चौहान के कहने पर चौहानों ने एक मुश्त वोट नहीं दिया, राजपूत वोट तक शिफ्ट हो गया, लगभग 50-50 का रेशियो हो गया। खेल है। और जाहिर सी बात है, कोई पार्टी पीडीए की बात कर रही है तो इसका अर्थ कतई नहीं कि वो अपर कास्ट को वोट नहीं, बीजेपी जैसे मुसलमानों को विरोधी बताती है, जब 80-20 करती है तो मुसलमानों को वोट टिकट ही नहीं देती, उनका वोट लेने की कोशिश करती है। लेकिन जब अगर पीडीए की बात कर रहे हैं तो जहां सुधाकर सिंह को उन्होंने टिकट दिया जो राजपूत है, और कह रहे हैं कि वो पीडीए जीता, यानी कि इन जातियों ने अगर राजपूत को भी वोट दिया है तो उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा ऐसी हैं, लोकसभा ऐसी है जहां पर अलग अलग जातियों के समीकरण है। जहां मुसलमान जीतेगा वहां मुसलमान को देंगे, जहां जाट जीतेगा वहां जाट को देंगे, गुज्जर जीतेगा गुज्जर को देंगे, अपना समीकरण बनाएंगे। तो अपर कास्ट का जो सेकुलर डेमोक्रेटिक और एंटी बीजेपी वोट है, अगर वो 10-12% भी है तो वो सपा और इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होगा, कंसोलिडेट होगा। जिसको संविधान बदलने से खतरा महसूस हो रहा है, जिसको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, वो अपर कास्ट का खासकर राजपूत वोट बैंक, जो एक जमाने में लगातार समाजवादी पार्टी क्लेम करती है कि ये सोशलिस्ट रहे हैं, ब्राह्मण वोट का वो हिस्सा जो संविधान के साथ है वो अपने आप आएगा, और इसके लिए उनके पास अपने नेता हैं जो वो काम करेंगे। लेकिन उनको पता है कि ये बीजेपी के रहने में एक मुश्त हमारे पास आए, इसकी गुंजाइश कम है। और ये आंकड़े आपके सामने मैंने पूरे तफसील से आंकड़े रख दिए। इसलिए अब जो रणनीति मैं बताने जा रहा हूं यह समाजवादी पार्टी के लिए सबसे कारगर होगी, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे कारगर होगी। नंबर 1, कोशिश करें कि बहुजन समाज पार्टी को आखिरी तक कैसे अपने साथ ले आ पाते हैं, इस पर पूरी कोशिश करें, क्योंकि वो बसपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां से बहुत कुछ खेल बनना बिगड़ना है। तो अंतिम हद तक उनको लाने की कोशिश किया जाए, प्लान ए। और अगर वो नहीं आते तो प्लान बी, जो जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद 14 अप्रैल 2023 को जो गए वहां पर महू में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली पर मत्था टेका और लगातार अपने अभियान में अंबेडकरवाद, लोहियावाद, समाजवाद को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर के साथ इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में एक तस्वीर आनी चाहिए। जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद और उसके साथ अखिलेश यादव और आजम खान, एक साझापन। और वो साझापन अगर आप लाते हैं तो 15 से 20% फ्लोटिंग वोट में सेध लगाने में समाजवादी पार्टी का पीडीए और इंडिया गठबंधन कामयाब हो जाएगा। और 15% वोट शेयर इसलिए अहम है क्योंकि जो जागरूक और पढ़ा लिखा वोटर पीडीए का है, जैसे अल्पसंख्यक तो क्लियर है भाई, बीजेपी के खिलाफ वो वोट करेगा। जो कांग्रेस और सपा और ये सारे एकजुट हो गए तो वो जो 5-6% बीएसपी को वोट गया था, अगर बीएसपी अलग लड़ेगी तो मुसलमान वोट वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वहां उन्हें यह समझ में आ रहा है कि भाई इवन 12% अगर बसपा आ गई तो बाकी नॉन जाटो दलित वोट भी शिफ्ट हो गया, और मेजोरिटी उसमें से सपा और इंडिया गठबंधन पीडीए और इनकी तरफ आया है। और अगर ये सारे मिलकर लड़के हैं तो वो जो 8% का नॉन जाटो शेड्यूल कास्ट वोट है वहां पर पीडीए काम करेगा। 16% अदर बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी की जातियां और 15% कुर्मी, कोयरी और राजभर और ये निषाद, मल्ला जातियां, यहां पीडीए काम करने की दिशा में दिख रहा है। अब करना यह होगा कि इन जातियों की अपनी लीडरशिप को मजबूत करके इन तक यह संदेश ले जाना होगा कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, खेती के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे जो आपके चूल्हे पर असर डालते हैं, इसको अगर आसान भाषा में उन वोटर तक ले गए तो 5 किलो अनाज को वो फेंक करके बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और तब पीडीए कारगर होगा। और इसकी कोशिश अगर इंडिया गठबंधन कर ले तो मुझे लगता है कि पीडीए इंडिया पर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि 10 से 15% वोट का एकदम साफ तौर पर दिख रहा है कि वो शिफ्टिंग तय है। और अगर इस शिफ्टिंग को कराने में आप मंदिर की काट ढूंढ नहीं पाएंगे,
लेकिन आप उन जातियों में अगर ये चेतना पैदा कर दिए कि बीजेपी संविधान क्यों बदल रही है, बीजेपी जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है, बीजेपी महंगाई ला रही तो सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है, बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार किस पर है, खेती किसानी के चौपट होने की सबसे ज्यादा मार किस पर है, तो अपने आप ये पीडीए एकजुट हो जाएगा। और ये पीडीए एकजुट होने को तैयार बैठा है। समाजवादी पार्टी ने अपने अपने विधानसभा के वोटरों के सामने, अपने कार्यकारिणी में, अपने तमाम संगठनों में इसका ध्यान रख करके इनको एकजुट करने की कोशिश की, और यहीं से एक रास्ता है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त मेहनत करने की जरूरत है, गांव स्तर की रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास तो हजारों हाथ हैं। उनका विश्व हिंदू परिषद अगर अलग रैली निकालेगा, उनका बजरंग दल अलग रैली निकालेगा, आरएसएस का कार्यकर्ता अलग गांव में जाएगा, उसके बाद फिर बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, और बीजेपी के प्रचार करने वाले ईडी सीबीआई जाएगी। आपके पास क्या है? आपके पास आपके लोकल लीडरशिप, जमीनी नेता, हर जाति बिरादरी के आइकॉन को चुन करके उनके लेकर के गांव तक जाना होगा और बाकी मुद्दों को जोड़ना। मुझे लगता है कि काम बहुत करना है, लेकिन उम्मीद सबसे ज्यादा अगर कहीं है पूरे इंडिया गठबंधन को, तो पीडीए में। और अंतिम शोषित वंचित के पक्ष में खड़े होने के खिलाफ कोई नहीं होगा। यह अलग बात है कि ममता बनर्जी जैसे कई नेताओं का यह सुनने में आया कि वो जाति जनगणना वाले मसले पर समर्थन में नहीं है, तो उत्तर भारत से थोड़ा और जोर लगाना होगा। तब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने पीडीए एक बड़ी चुनौती बनेगा। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।